Bismillahirrahmanirrahim. Topic we are going to discuss today is design patterns, and we will be having discussion about the purpose and the general form of these design patterns. Design is the phase which comes after requirement analysis in SDLC, and after completing this design phase, we enter in the phase of implementation. Design actually comprises of three things. First is framework, which is very useful uh, when we do reusability, and also design comprises of architecture, but it has less or secondary emphasis on architecture, and design has more or main focus on the detailed design portion. The material we are going to discuss today is from the book Software Design from Programming to Architecture, written by Eric J. Broad, and it was published in 2003 by the publisher named Wiley. ओके, देखना यह है कि हमें डिज़ाइन पैटर्न की क्यों ज़रूरत है। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डिज़ाइन फेज़ का पर्पस क्या था। What was the purpose of the design phase in software development life cycle? हम क्यों डिज़ाइनिंग करते हैं? हम डिज़ाइन से डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें विदाउट डूइंग एनी डिज़ाइन, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन और उसका डिज़ाइन रीयूजेबल हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन का डिज़ाइन फ्लेक्सिबल हो, मेंटेनेबल हो, और हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रोबस्ट हो और एप्लीकेशन सफिशिएंट हो और करेक्ट हो। बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो ठीक तरह से काम करे, करेक्टली काम करे, और सफिशिएंसी का मतलब है कि हम अपनी एप्लीकेशन जिस मकसद के लिए हमने बनाई है वो पूरा हो जाए। जब कोई यूज़र आकर बैठे और अपना काम स्टार्ट कर दे और उसके ऊपर अपने एप्लीकेशन को यूटिलाइज करना और यूज़ करना शुरू करे, तो जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए उसने एप्लीकेशन ओपन की है और एप्लीकेशन के ऊपर वर्क स्टार्ट किया, वो उसका मकसद पूरा होना चाहिए, उसका वो काम पूरा होना चाहिए। और अगर उसका यूज़र का काम पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो सफिशेंट थी। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रोबस्ट हो, तो उसके लिए हमें डिज़ाइन हमारी हेल्प करती। रोबस्ट का मतलब है कि आप अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से यूज़ करें कि आप उसे एग्जॉस्टिवली यूज़ करें। आप एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस डाल के उसको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, एक एप्लीकेशन है और एट अ टाइम उसके ऊपर 100 यूज़र अगर वर्क करते हैं तो वो आपको सही तरह से आंसर कर रही है, तो आप उसे चेक करें कि अगर इसी एप्लीकेशन के ऊपर 1000 यूज़र आ जाएंगे तो क्या ये फिर भी सही तरह से वर्क करेगी। और अगर एप्लीकेशन फिर भी सही वर्क कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रोबस्ट है। तो ये सारी चीज़ें, ये रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रोबस्टनेस, सफिशिएंसी एंड करेक्टनेस, ये सारी चीज़ें हम अचीव करते हैं डिज़ाइन से, डिज़ाइन फेज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें रीयूजेबिलिटी की, तो रीयूजेबिलिटी बेसिकली हम कैसे अचीव करते हैं? हम अपने डिज़ाइन को फ्लेक्सिबल बना के। डिज़ाइन हमारा फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब ये है कि हम अपने डिज़ाइन को अक्रॉस द एप्लीकेशन, अक्रॉस द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हम ये कैसे अचीव करते हैं कि वी हैव टू कीप आवर कोड एट जर्नल लेवल। हम अपने कोड को जर्नलाइज क्यों करना चाहते हैं? उसकी भी वजह यही है कि कोड हमारा जर्नलाइज्ड होगा तो वो अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशंस यूटिलाइज हो सकता है। और इसी तरह रीयूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और ईज इन द मेंटेनेबिलिटी, ये हमें डिपेंडेंसी कम करने से मिलती है ऑन दी अदर क्लासेस। वी हैव टू मिनिमाइज आवर डिपेंडेंसी ऑन अदर क्लासेस। इसका मतलब है कि आपकी जो क्लास है वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, अपने काम खुद कर सके, उसको कोई किसी और क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, उसे किसी और क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। और इसी चीज़ को हम ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपकी जो क्लास है वो कोहेरेंट है,
कोहेरेंसी टेक्निकल वर्ड है जो हम इसका मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि हमारी अपनी जो क्लास है वो सेल्फ सफिशिएंट है और अपने काम खुद से परफॉर्म कर सकती है, उसे किसी और क्लास की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम रखेंगे तो हमारी जो डिज़ाइन है और हमारा जो कोड है और हमारी एप्लीकेशन का वो पोर्शन जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं वो बाद में किसी और एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ हो सकता है। इसी तरह अगर आप रोबस्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको रिलाई करना पड़ेगा डिज़ाइन के ऊपर, और आपका डिज़ाइन जो है वो रिलायबल हो। अब ये फ़ायदा भी है आपके रीयूजेबिलिटी के अंदर, क्योंकि हम टेस्ट कर चुके हुए होते हैं, हम चेक कर चुके हुए होते हैं, हमें ये पता होता है कि एप्लीकेशन में हमने इस डिज़ाइन को यूज़ किया और हमें सही तरह से आंसर मिला, हमें उसका जो यूज़र का रिस्पॉन्स है वो ठीक मिला, और इसके ऊपर हमने उसकी एफिशिएंसी भी चेक कर ली होती है। तो इसलिए हम किसी और एप्लीकेशन के अंदर भी अपना जो वो रोबस्ट और रिलायबल डिज़ाइन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह करेक्टनेस जब हम अचीव करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सफिशेंसी आ जाए उसके अंदर, मतलब यूज़र वर्क करने आया तो वो यूज़र उसके ऊपर काम पूरा कर सके, तो ये बेसिकली हम रीयूज़ करते हैं ऐसे पार्ट्स को जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट है। ट्रस्ट कैसे आएगा? उसकी टेस्टिंग से आएगा, और टेस्टिंग से आएगा और फीडबैक से आएगा। तो ऐसे ट्रस्टेड पार्ट जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट है हम उसको यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि हमें आंसर भी करेक्ट मिलेगा। और हम इस मकसद के लिए हम ये करेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट चंक्स के अंदर, मॉड्यूलाइज कर देंगे। और ये मॉड्यूलराइजर डिज़ाइन बेसिकली हम ये अपना एक कम्प्लेक्स जो एक चीज़ है उसको सिंपल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे डिवाइड एंड कंकर, हम अपने मेन जो आपका वर्क है उसको हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और इस तरह से हम अपनी सफिशिएंसी और करेक्टनेस अचीव करते हैं। ओके, मोटिवेशन डिज़ाइन पैटर्न के लिए कि हमें डिज़ाइन पैटर्न हमें क्यों ज़रूरत है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड एम्फसाइज डिज़ाइन नोटेशंस। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी आजकल जितनी भी प्रोग्रामिंग और जितने भी आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द जो भी फ्रेमवर्क आपको नज़र आते हैं, आपको चाहे वो मोबाइल की डेवलपमेंट हो, उसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, या चाहे कोई और डेवलपमेंट हो, तो वो वुड के बेसिक कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस करती है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड ही सब में यूटिलाइज होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड जो है वो डिज़ाइन नोटेशन के साथ मैच कर जाते हैं। डिज़ाइन नोटेशंस जो हैं वो आप अंडरस्टैंड अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको ऊप के कॉन्सेप्ट सही पता है तो जो डिज़ाइन नोटेशन है आप उसके साथ जब उसके ऊपर एम्फसाइज करेंगे तो ये इसमें फ़ायदा कहाँ पर आपको आएगा? फ़ायदा आएगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, और फ़ायदा वहाँ पर आएगा जब हम अपनी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करने लगेंगे। स्पेसिफिकेशन, जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करेंगे, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम अपनी रिक्वायरमेंट यूजर से हासिल कर लेते हैं और उस रिक्वायरमेंट को जो हमने एप्लीकेशन डेवलप करनी है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। और उसके लिए अब जो नई हमारे पास रिक्वायरमेंट बन जाएगी जिसके ऊपर एक्चुअल हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिल्ट होगी और स्टैंड करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिकेशन। तो ये स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो आपके वुड मेथड थे वो डिज़ाइन नोटेशंस के साथ काम में आएंगे। लेकिन अगर वुड इतना ही ज़रूरी है और वुड जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो हर तरफ यूज़ हो रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो वुड जो है ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है। वुड इज़ नॉट जस्ट नेम ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड ड्राइंग डायग्राम्स, but for using object oriented concepts a designer must rely on the lot of experience। उसको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, उसको वो डिफरेंट तरह के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर एप्लीकेशंस बना चुका हो और उसके बाद वो अपने इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को एक न्यू एप्लीकेशन के ऊपर इस्तेमाल करे। ओके, मोस्ट पावरफुल रीयूज इज डिजाइन रीयूज। We match the problem to design experience.
रीयूजेबिलिटी जो है उसमें जो पावरफुल रीयूजेबिलिटी है, मतलब एक चीज़ आपने बना ली और आपने उसको यूज़ कर दिया, आपने उसका एंड प्रोडक्ट यूज़ कर दिया, तो एंड प्रोडक्ट यूज़ करना भी डेफिनेटली यूजेबिलिटी है, आपने उसको डिफरेंट जगह पे यूज़ किया है। लेकिन आपकी रीयूजेबिलिटी की एसेंस और रीयूजेबिलिटी का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप डिज़ाइन को रीयूज ना करें। अगर आप एक डिज़ाइन या एक स्ट्रक्चर को आप रीयूज कर रहे हैं और उसको आप डिफरेंट एप्लीकेशंस उस स्ट्रक्चर और उस डिज़ाइन के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, तो ये बेसिक जो रीयूज है वो यही है। ओके, अभी तक आपने ये देखा कि आपको डिज़ाइन की क्यों ज़रूरत थी, एक डिज़ाइन जो है वो उसकी आपको ज़रूरत क्यों थी। अब डिज़ाइन आपको क्या करके दे रहा था, और उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने देखे कि उसको किस तरह से हम डिज़ाइन के साथ यूज़ कर रहे हैं और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ओके, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह है, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमें डिज़ाइन पैटर्न्स क्यों ज़रूरत है, व्हाई डू वी नीड डिज़ाइन पैटर्न्स। तो डिज़ाइन पैटर्न्स आप फर्स्ट पॉइंट देखिए कि देयर इज़ अ डिज़ाइनर एंड देयर इज़ अ गुड डिज़ाइनर। आपके पास एक डिज़ाइनर है और आपके पास एक अच्छा डिज़ाइनर है, तो ये दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं। गुड डिज़ाइनर ने आपको काम करके दिया और दैट्स इट, आपका काम उसमें से होगा, लेकिन शायद आपको कुछ और चीज़ें जो डिज़ाइन के साथ, एक अच्छे डिज़ाइनर के साथ या एसोसिएटेड है, वो शायद आपको ना मिल सके, जिसके अंदर शामिल है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके अंदर शामिल है मेंटेनेबिलिटी, जिसके अंदर शामिल है रीयूजेबिलिटी। ये तीन वो पॉइंट हैं जो कि एक गुड डिज़ाइनर आपको अचीव करके देगा। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए कि नोइंग कॉन्सेप्ट्स लाइक एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म इट डज नॉट नेसेसरी मेक यू ए गुड डिजाइनर। एक्चुअली होता ही है कि आपको कॉन्सेप्ट तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स तो पता है, आपको एब्स्ट्रैक्शन पता है, आपको इनहेरिटेंस पता है, आपको पता है कि आप एक क्लास के अंदर एक और क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है आपको पता है, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि पॉलीमॉर्फ, फॉर एग्जांपल आप मेथड के ऊपर पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करते हैं तो आप पैरामीटर उस मेथड के चेंज कर रहे हैं, आप पैरामीटर की डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं और उसके बाद आप अपना वर्क चेंज कर रहे हैं, जबकि उसमें जो लाइन ऑफ कोड्स हैं जो आपने राइट किए हैं या उसकी जो बिजनेस लॉजिक है वो सेम ही है, लेकिन अब ये आपको एक न्यू फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है और आप ये अच्छा अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने डिज़ाइन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी प्रोग्रामिंग स्किल के साथ है। और डिज़ाइनर जो है वो आपको ये बताएगा, एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो आपको ये बताएगा कि आपने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो किस तरह से, कहाँ पर, कैसे यूज़ कर रहे हैं। गुड डिजाइनर, अब थर्ड पॉइंट चेक कीजिए, एक गुड डिजाइनर नोज हाउ टू कंबाइन दिस कॉन्सेप्ट्स टू मेक फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल एंड रीयूजेबल डिजाइन। और आपका जो गुड डिजाइनर है एक्चुअली वो क्या आपको करके देता है, वो आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे अप्लाई करवाएगा कि आपका डिजाइन जो है फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आप अपने डिजाइन को अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज कर सकते। आपने एक एप्लीकेशन के ऊपर और सिमिलर उसकी तरह की और जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर भी आप अगर वो यूज कर सकें तो आपका डिजाइन जो है वो फ्लेक्सिबल है। और डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक प्लेटफॉर्म के साथ भी है। लाइक विंडोज के ऊपर एक काम कर रहे हैं, विंडोज के लिए अपनी एप्लीकेशन बनाई है और उसका डिजाइन आप जब मैक के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां पे भी अगर आप यूज कर सकते हैं अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी ही है। और इसी तरह ये आपको कौन अचीव करके देगा, गुड डिज़ाइनर का ये काम है, एक अच्छे डिज़ाइनर का ये काम है कि वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करवा के दे और मेंटेनेबिलिटी अचीव करवा के दे, आपका जो प्रोडक्ट है वो मेंटेनेबल हो। मेंटेनेबल के लिए आपने याद रखना है कि मेंटेनेबल इज अ फेज विच कम्स इन द लास्ट ऑफ एसडीएलसी। लाइक जब आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फिनिश हो रहा है तो उसके बाद में ये उसका लास्ट फेज है। और मेंटेनेंस का फेज इवन डिप्लॉयमेंट के बाद आता है। आप डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, आप अपना प्रोडक्ट जो है वो क्लाइंट की परमिसेस के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं और उसके बाद यूज़र उसके के ऊपर काम शुरू कर देते हैं। तो यूज़र जब आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप वहां से क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। अब मेंटेनेंस के अंदर आपने क्या चेक करना है, आपने उसमें तीन चीज़ें बेसिक थ्री थिंग्स वी कंसिडर इन मेंटेनेबिलिटी।
इन मेंटेनेंस, लाइक फर्स्ट वन इज बग रिमूवल। मतलब आपने ये चेक करना है कि यूजर के फीडबैक से ये चेक करना है कि उसमें कोई बग तो नहीं आया, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो उसमें हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस के अंदर अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह का कोई मसला आ गया है तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बग रिमूवल। और मेंटेनेंस के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो है अपडेशन। हम अपडेट करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को यूज़र के मर्जी से और यूज़र की रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम अपडेट भी कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई न्यू फीचर जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, और उसमें कोई ऐसा फीचर जो कि यूज़ नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आप एक यूज़र ने, और आपके यूज़र जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने पिछले 2 सालों में वो फीचर उसके अंदर एक्चुअली मौजूद है लेकिन वो यूज़ ही नहीं कर रहे क्योंकि शायद उनको ज़रूरत नहीं है, तो आप वो उसमें से निकाल भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपडेशन। और इसी तरह एक और जो तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मेंटेनेंस का पार्ट है, वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जब कोई टेक्नोलॉजी चेंज आए और टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट आए, आपकी जो एप्लीकेशन है वो उस टेक्नोलॉजी के साथ चलनी चाहिए। जैसे आप ने कोई एप्लीकेशन बनाई विंडोज 7 के लिए, उसके बाद विंडो 10 आई, तो आपकी एप्लीकेशन विंडो 10 के ऊपर भी वर्क करनी चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, अडेप्टेशन है, कि आपने उसको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्रोडक्ट को स्ट्रीमलाइन करवा लिया और अडेप्ट करवा लिया। और आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं, आप उसको रीयूज़ कर सकें, आप उसे नेक्स्ट किसी और एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ कर सकें। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं गुड डिज़ाइनर की। गुड डिज़ाइनर आपको ये करके देगा, आपको डिज़ाइन फ्लेक्सिबल बना के देगा, आपको डिज़ाइन इजी मेंटेनेबल बना के देगा, और आपको जो डिज़ाइन है उसको रीयूज़ भी करवा सकते हैं। ओके, अगर आप डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि somebody already solved a similar problem। अगर एक बंदे ने पहले एक काम परफॉर्म कर लिया है तो आप उससे हेल्प ले रहे हैं। जाहिर है, एक डिज़ाइन या एक डिज़ाइनर ने एक अच्छा डिज़ाइन बनाया, एक अच्छी प्रोडक्ट बनाई, एप्लीकेशन जो है वो उसको डिफरेंट लोग यूज़ कर रहे हैं, और सिमिलर टाइप की एप्लीकेशन जब एक और जगह बनेगी तो शायद वो उतना ज़्यादा जो हार्ड वर्क था और उतना टाइम था और उतनी जो पैसे की इन्वेस्टमेंट थी, शायद वो नेक्स्ट टाइम ना करनी पड़े अगर आप उसको सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर लें। तो प्रॉब्लम कैसे है, प्रॉब्लम सबसे पहले उसके अंदर कैप्चरिंग, देन कम्युनिकेटिंग, और उसके बाद अप्लाइंग दिस नॉलेज। कैप्चरिंग का मतलब यह है कि आपने कैप्चर करना है कि इस तरह का सिमिलर प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व आउट हो चुका हुआ है। एक चीज़ तो आपने ये कैप्चर कर ली, अब आपको जब पता चल गया तो आप कम्युनिकेट करेंगे, आप उस पे कम्युनिकेट करेंगे, वर्क करेंगे कि क्या ये यही जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, क्या ये मैं अपने न्यू एप्लीकेशन के अंदर भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, अपने नई जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या मेरी इससे वो भी पॉसिबल है। आप इस चीज़ को कम्युनिकेट करके अगर वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, देन यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज टू योर न्यू एप्लीकेशन। तो आप नई एप्लीकेशन के ऊपर उस नॉलेज को अप्लाई करके अपना काम कर लेंगे। तो ये एक्चुअली यहाँ पे हमें जो डिज़ाइन पैटर्न है वो हेल्प करते हैं आपके अप्लाइंग नॉलेज के ऊपर। तो अब जो अप्लाई आपका नॉलेज है बेसिकली वो आपका यहाँ पे वो डिज़ाइन पैटर्न आपको हेल्प करेगा ताकि आप रीयूज कर सकें ऑलरेडी सॉल्व्ड प्रॉब्लम को एक नई एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, यहाँ पे हम कुछ रीजन स्टडी करेंगे कि हम डिज़ाइन पैटर्न हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं, रीजंस फॉर स्टडीइंग डिज़ाइन पैटर्न्स। ओके, नंबर 1, रीयूज एग्जिस्टिंग हाई क्वालिटी सोल्यूशन टू कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम जो कि बार बार अपीयर हो रहे हैं और कॉमन है, हम उनके ऊपर जो एक एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया हुआ है और वो अच्छा सॉल्यूशन था, दैट वाज ऑफ हाई क्वालिटी, तो हम उसको वहाँ पे रीयूज कर सकें। एक रीज़न तो ये। ओके, दूसरी रीज़न है वी हैव टू एस्टैब्लिश कॉमन टर्मिनोलॉजी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद इन द टीम्स। अगर हम डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह का डिज़ाइन पैटर्न है वो उसको
उस टाइप को सारे जानते हैं, उस डिजाइन पैटर्न की टाइप को सारे जानते हैं, और कोई उसका जिक्र करता है, कोई उसकी बात करता है, कोई उसको यूज करता है, तो बाकी जो टीम मेंबर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उन्हें पता है कि ये फलां डिजाइन पैटर्न की बात हो रही है, फलां टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है, तो उसको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग चूंकि उनके अंदर आएगी, तो इसी बेटर अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी जो आपस की कम्युनिकेशन है, जो टीम के अंदर आपस की कम्युनिकेशन है, वो अच्छी हो जाएगी। ओके। और तीसरा पॉइंट देखिए, शिफ्ट द लेवल ऑफ थिंकिंग टू द हायर पर्सपेक्टिव। आपने अपने जो सोच का और थॉट का जो लेवल है, वो आपका डिजाइन पैटर्न इस्तेमाल करने से हायर होता है। ये कैसे हायर होता है? आप एक काम कर रहे हैं, आपको किसी ने, आपके टीम लीडर ने आपको काम दे दिया, आप ये बैठ के कर लो, तो आप जब वो काम करेंगे तो आप उसको डिटेल से करेंगे, आप उसके डिटेल जो आपकी वर्किंग है और इम्प्लीमेंटेशन है, आप उसकी वो काम करेंगे। डिटेल का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उस क्लास की जो वर्किंग और उसकी मेथडोलॉजी और उस क्लास की जो बिजनेस लॉजिक है, आप वो ज़रा डिटेल से, लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं, आप ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये अपना काम कर रहे हैं, जो कि पर्सपेक्टिव जो है वो उसका जो उसकी ग्रेनुअलिटी लेवल है उस पर्सपेक्टिव का, वो माइन्यूट है, वो सिर्फ उस क्लास के अंदर तक है। लेकिन जब आप बात करते हैं डिजाइन पैटर्न की, तो यहां पर आप हायर पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं। हायर पर्सपेक्टिव का मतलब यह है कि आप, अब आपका लेवल इतना हायर है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर चीजों को देख रहे हैं। आपको पता है कि डिजाइन पैटर्न जाहिर है जब आप यूज करेंगे तो आप अपने क्लास की कम्युनिकेशन जो है वो किसी हायर पर्सपेक्टिव में और उसमें हायर थिंकिंग के अंदर करवा रहे हैं। तो हायर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आप चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, ऊपर वाले लेवल पे, और एक बिगर पर्सपेक्टिव के अंदर देख रहे हैं, और उस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है और जहां पर आपका कंट्रोलिंग लेवल है, अब वहां से चीज़ों को चेक कर रहे हैं। ये डिज़ाइन पैटर्न की एक और जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो है। ओके, फोर्थ पॉइंट आप चेक कीजिए कि डिसाइड वेदर यू हैव द राइट डिजाइन, नॉट जस्ट वन दैट वर्क्स। तो इसमें आपका जो डिजाइन है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक डिजाइनर, जैसे आपसे पहले बताया कि एक डिजाइनर है और एक गुड डिजाइनर है। डिजाइनर भी अपना काम करता है, गुड डिजाइनर भी अपना काम करता है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपका वो काम हो गया, लेकिन वो आपका काम ऐसा तरीके से, अच्छे तरीके से हो गया, तो ये आपको डिजाइन पैटर्न इसमें हेल्प करेगा। फिफ्थ पॉइंट इज इंप्रूव इंडिविजुअल लर्निंग एंड टीम लर्निंग। ओके, बिल्कुल ठीक है। आप जब डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं तो आप अगर उसको एक नई एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप की लर्निंग वो इंप्रूव हो रही। और इसी तरह जब आपकी आपस में कम्युनिकेशन जो है बेटर हो रही है, तो आपकी जो टीम लर्निंग भी हो रही है, टीम के मेंबर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो रही। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इंडिविजुअल और टीम दोनों की जो एनहेंसमेंट है और आपके जो नॉलेज एनहेंसमेंट है वो यहाँ पर हो सकती है। और सिक्स पॉइंट इम्प्रूव द मॉडिफाइबिलिटी ऑफ कोड। तो डिज़ाइन पैटर्न तो बने ही इसलिए हैं कि आप अपने कोड को जो है वो दूसरी जगह यूज़ करें, और उसको अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी आप उस वहाँ पर परफॉर्म कर सकें। लेकिन ये मॉडिफाइबिलिटी, मॉडिफाई जो आपने अपने कोड को करना है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप स्टार्ट से चीज़ों को बना लें और उसमें काम कर लें, लेकिन ये एक कम पर्सपेक्टिव में और मॉडिफिकेशन है। लेकिन ये मॉडिफिकेशन आपको काम आएगी जब आप एक नई एप्लीकेशन के अंदर उसको अपने डिज़ाइन पैटर्न को इस्तेमाल कर लेंगे। सेवंथ पॉइंट इज फैसिलिटेटेड एडॉप्टेशन ऑफ इम्प्रूव डिज़ाइन अल्टरनेटिव। तो अगर आपके पास कोई डिज़ाइन, एक डिज़ाइन आप एक डिज़ाइन के साथ आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, वो डिज़ाइन हमेशा आपके लिए ठीक भी था, लेकिन वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का जो फैक्टर है वो नहीं था। तो ये डिज़ाइन पैटर्न इस्तेमाल करते हुए आप अपने डिज़ाइन अल्टरनेटिव आपके सामने होते हैं, आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस आपके सामने हैं, और आप जो इम्प्रूव्ड फैक्टर है आप वो चूज़ कर सकते हैं, आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्ट 8 पॉइंट आप चेक कीजिए, डिस्कवर अल्टरनेटिव्स टू लार्ज इनहेरिटेंस हायरार्कीज। डिजाइन पैटर्न आपकी जो इनहेरिटेंस हायरार्की है उससे जान छुड़वा देता है।
आपकी जो ज़्यादा इनहेरिटेंस हायरार्की का मतलब है कि आपके पास एक क्लास है, क्लास का चाइल्ड है, चाइल्ड का एक और चाइल्ड है, और इसी तरह आपकी जो इनहेरिटेंस है वो उसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इनहेरिटेंस की डेप्थ ये हमेशा बेटर नहीं होती। हम एक ख़ास लेवल तक तो अपनी इनहेरिटेंस जो है वो करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ज़्यादा ही डेप्थ में हम अपनी इनहेरिटेंस को लेकर जाएं। तो डिज़ाइन पैटर्न हमारी हेल्प करता है कि हम लार्ज इनहेरिटेंस हायरार्की को छोड़ दें और हम किसी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के ऊपर और अल्टरनेटिव डिज़ाइन के ऊपर शिफ्ट कर जाएं। ओके, डिज़ाइन पैटर्न मोटिवेशन के बाद डिज़ाइन पैटर्न का अब हमें कम से कम ये पता चल गया कि हमने इसको यूज़ क्यों करना था, डिज़ाइन पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या थे, डिज़ाइन पैटर्न हमें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली होते क्या हैं, व्हाट आर दिस डिज़ाइन पैटर्न्स। तो इसके लिए आपने देखना है कि डिज़ाइन पैटर्न आर क्लास कम्बिनेशंस। डिज़ाइन पैटर्न और कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्लासेस हैं और क्लासेस की आपस में कम्बिनेशन है, एंड अकम्पनिंग एल्गोरिदम्स, और ऐसे एल्गोरिदम जो इन क्लासेस के साथ अटैच हैं वो हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली क्या है, डिज़ाइन पैटर्न आपकी क्लास कम्बिनेशन है, और क्लास कम्बिनेशन के साथ जो आपके अटैच्ड एल्गोरिदम है ये वो हैं। और ये किसके लिए है, टू फिल कॉमन डिज़ाइन पर्पस, ताकि हमारा जो डिज़ाइन पर्पस है वो कंप्लीट हो सके, वो फुलफिल हो सके, वो पूरा हो सके। एंड डिज़ाइन पैटर्न्स बेसिकली एक्सप्रेस एन आइडिया, और ये डिज़ाइन पैटर्न का वो आइडिया है, डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली वो आइडिया है जो आप अक्रॉस द एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, design patterns by type. We have three types of design pattern. First one is creational design pattern, second is structural design pattern, and third one is behavioral design pattern. For example, creational design patterns, we are having these design patterns to create objects. We create different objects in flexible or in flexible fashion और in constrained fashion. flexible का मतलब ये है कि हम उसको डिज़ाइन पैटर्न को जो है वो यूज़ कर रहे हैं एक और एप्लीकेशन के ऊपर, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और कंस्ट्रेंट का मतलब है कि हम उसमें कुछ कोई फॉर एग्जांपल कोई एक आध उसमें हार्डशिप है या रुकावट है, या फॉर एग्जांपल कोई एक वेरिएबल था और वो वेरिएबल हमने उस तरीके से आपके एक्चुअल के अंदर यूज़ नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल जो पहले है वो कोई ग्लोबली वेरिएबल है, और आप अब उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जो इसका स्कोप है वो विद इन दी मेथड ही हो जाए। तो इस तरह के अगर कोई कंस्ट्रेंट उसमें आ जाते हैं तो ये भी अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ये हमें कहाँ पर हम बताएंगे, ये हम अपने क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लेवल के ऊपर हम ये चीज़ वहाँ पर फ्लेक्सिबल और जो कंस्ट्रेंट वे है वो डिस्कस कर देंगे, हम वो फिक्स कर देंगे। इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है विच आर यूज टू रिप्रेजेंट डाटा स्ट्रक्चर सच एज ट्रेस, एंड दिस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स आर यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग इंटरफेसेस। एक्चुअली होता यह है कि हमारे पास जो डिज़ाइन पैटर्न है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न, इसका मकसद ये है कि हम अपने डाटा को किस तरह से, किस स्ट्रक्चर में, किस फॉर्म के अंदर स्टोर कर रहे हैं। जैसा हमारे पास ट्रीज हैं, जैसा हमारे पास और दूसरे लिंक लिस्ट वगैरह, इस तरह की डिज़ाइन, इस तरह के स्ट्रक्चर हैं। तो अगर हम ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं उस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे डिज़ाइन पैटर्न हमारे पास कौन से होंगे, वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न होंगे। और थर्ड वन इज बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न, लाइक वी कैन कैप्चर बिहेवियर अमंग ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सेट्स हैं, जब वो मिल के काम कैसे करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, और उनका बिहेवियर हमारे जो नेक्स्ट हमने एप्लीकेशन बनानी है, जो हमारी न्यू एप्लीकेशन है जहां पर हम अपना डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं, क्या वो वहां पे उसी तरह से बिहेव करेगा। तो अगर उसका बिहेवियर सेम है तो यहाँ पर हम अपने जो डिज़ाइन पैटर्न है वो यूज़ कर लेंगे, लाइक वी कैप्चर बिहेवियर अमंग द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
Uh, Here you can see the scope of these design patterns for objects and classes for all of their three types. Uh, like क्रिएशनल के लिए जो क्लास यूज़ हो सकती है फैक्ट्री मेथड, और इसी तरह ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर, प्रोटोटाइप, सिग्नल, ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट्स की। और जहाँ तक ताल्लुक है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न का, उसके लिए हमारे पास अडेप्टर की क्लास है, और इसी तरह अडेप्टर का ऑब्जेक्ट, ब्रिज, कंपोजिट, डेकोरेटर, फ्लाईवेट, फैकेड और प्रॉक्सी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं। और बिहेवियर के लिए हमारे पास क्लास है इंटरप्रेटर की, हमारे पास एक और क्लास है टेम्पलेट मेथड, और इसी तरह जो बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है उसका ऑब्जेक्ट के लिहाज से जो स्कोप है वो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमांड, इंटरेटर, मीडिएटर, मोमेंटो, ऑब्जर्वर, स्टेट, स्ट्रेटजी और विजिटर, आपके पास इसके एग्जांपल्स या उसका स्कोप आप इसे कह सकते हैं। ओके, डिज़ाइन पैटर्न की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डिज़ाइन पैटर्न की करैक्टरिस्टिक ये है कि हमेशा जब भी हम डिज़ाइन पैटर्न को डिस्क्राइब करेंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक है इसके ख़ास तरह का व्यू पॉइंट। नंबर वन इज़ व्यू पॉइंट, हाउ वी डिस्क्राइब दिस पैटर्न्स। और व्यू पॉइंट हमारे पास दो तरह के हैं, एक को हम स्टैटिक कहेंगे और दूसरे को डायनामिक। स्टैटिक की एग्जांपल है हमारे पास क्लास मॉडल, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब क्लास डायग्राम आप कह सकते हैं कि ये व्यू पॉइंट है डिज़ाइन पैटर्न का। और इसी तरह अगर हम बात करें इसके डायनामिक व्यू पॉइंट की, तो डायनामिक के लिए हमें ज़रूरत है सीक्वेंस की या स्टेट डायग्राम की, कि हमें पता चले कि आपकी जो क्लासेस हैं वो आपस में ऑपरेट किस तरह कर रही हैं, उनका ऑपरेशन का और ऑपरेशन कॉलिंग का सीक्वेंस क्या है, ये हमें स्टेट से और सीक्वेंस डायग्राम से पता चलता है। इसी तरह हमारे पास कोई भी डिज़ाइन पैटर्न है तो उसका कोई लेवल होगा, और लेवल दो तरह का हो सकता है, या तो एब्स्ट्रैक्ट और या फिर कंक्रीट। अगर आप डिकम्पोज करें इन पैटर्न को तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल आपको नज़र आएगा, और एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर आपको पता चलेगा कि इसकी बेसिक क्या है, इस पैटर्न की कोर क्या है। लाइक abstract level actually describe the core of the pattern, and similarly the concrete, which is non-abstract level, and it describes the particulars of this case. तो कंक्रीट ज़रा उसको जो फोकस करने के लिए उसको लेवल को, ये वो लेवल है जिसके ऊपर हम एक्चुअली उसके जो पर्टिकुलर्स हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह हमारे पास रोल्स हैं या प्लेयर्स हैं डिज़ाइन पैटर्न के यूजर्स के हवाले से, कि इन डिज़ाइन पैटर्न को कौन यूज़ कर सकता है। तो इस डिज़ाइन पैटर्न को या तो एप्लीकेशन खुद बजाते खुद यूज़ करेगी, एप्लीकेशन ऑफ द डिज़ाइन पैटर्न इटसेल्फ, एप्लीकेशन उसको खुद यूज़ करेगी, और उसको वो बैकएंड के ऊपर आप यूज समझ सकते हैं कि वो यूटिलाइज हो रहा है, वो डिज़ाइन पैटर्न बैकएंड के ऊपर यूटिलाइज हो रहा है और एप्लीकेशन के अपने यूज़ के लिए है। और इसी तरह या फिर उसका रोल या उसका प्लेयर उस डिज़ाइन पैटर्न का वो क्लाइंट हो सकता है, कि डिज़ाइन पैटर्न जिस एप्लीकेशन के अंदर आपने यूज़ किया है उसका यूज़र एक्चुअली उस डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर सकता है। और इसी तरह अगर सेटअप की हम बात करें तो उसमें भी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ हो सकता है। तो सेटअप बेसिकली वो कोड है जो कि इनिशियलाइज करता है और कंट्रोल करता है, मतलब जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो हमने इंस्टॉल करनी है और उसको इनिशियलाइज करवाना है, तो उसके अंदर हम इस डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। ये तीन तरह के रोल हैं जो, या इसको हम प्लेयर भी कह सकते हैं, जो कि डिज़ाइन पैटर्न के हवाले से या तो एप्लीकेशन यूज़ करेगी, या फिर उस एप्लीकेशन का क्लाइंट और यूज़र यूज़ करेगा, या फिर उस एप्लीकेशन के सेटअप में और उस एप्लीकेशन के इनिशियलाइज करवाने में और उसकी कंट्रोलिंग के अंदर उस डिज़ाइन पैटर्न का पार्ट है। ओके, डिज़ाइन पैटर्न की करैक्टरिस्टिक्स को इस यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर डायग्राम ड्रामेटिकली बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, लेट मी चूज सम पेन। ओके, यहाँ पर देखिए कि आपके पास रोल वाइज अगर हम देखें तो ये क्लाइंट रोल है, एक तो क्लाइंट रोल है। दूसरे इसका रोल क्या हो सकता है व्यू पॉइंट का, उसका सेटअप रोल हो सकता है। ओके, ये क्लास के ऊपर या क्लासेस के ऊपर हम ये अप्लाई कर रहे हैं।
और इसमें आपको पता है कि इसके व्यू पॉइंट जो हैं वो दो तरह के हैं। एक को हम स्टैटिक व्यू पॉइंट कह रहे हैं, दूसरे को हम डायनेमिक व्यू पॉइंट कह रहे हैं। स्टैटिक व्यू पॉइंट के अंदर आपका जो डिज़ाइन पैटर्न है वो क्लास डायग्राम, क्लास मॉडल या क्लास डायग्राम जो है वो यहाँ पर स्टैटिक व्यू पॉइंट से आप उसे जाहिर कर सकते हैं। जैसे ये पेरेंट क्लास है, ये कोई इसकी चाइल्ड क्लास है, तो इसी तरह अगर वो पेरेंट क्लासेस हैं उनको अगर आप देखिए तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। लेकिन अगर आप उसकी कोई माइन्यूट लेवल और उसकी वर्किंग को अगर आप चेक करना चाहते हैं उस क्लास मॉडल के अंदर, तो आप उसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं, जिस तरह यहाँ पर सी और डी है, आप ये देखें कि ये इसका कंक्रीट लेवल है इस व्यू पॉइंट का। और आपके पास ये तो स्टैटिक या एब्स्ट्रैक्ट के, अगर हम इसको डायनामिक व्यू पॉइंट की बात करें तो हमारे सिर्फ स्टैटिक व्यू पॉइंट से या सिर्फ हमारे पास क्लास डायग्राम से काम नहीं चलता। डायनेमिक व्यू पॉइंट में हमें पता होना चाहिए कि क्लासेस, क्लास 1, क्लास बी और क्लास कोई और अदर क्लास, तो ये आपस जो क्लासेस हैं ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रही हैं, आपस में वर्क कैसे कर रही हैं और इनकी वर्किंग का सीक्वेंस क्या है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस या फिर स्टेट डायग्राम जो है वो हमें डायनेमिक व्यू पॉइंट के लिए ज़रूरी है। ओके, हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे डिज़ाइन पैटर्न की, और उसमें व्यू पॉइंट का हमने जिक्र किया कि दो तरह के व्यू पॉइंट हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ व्यू पॉइंट। वी कंसीडर डिज़ाइन पैटर्न फ्रॉम स्टैटिक व्यू पॉइंट एंड द डायनामिक व्यू पॉइंट। स्टैटिक व्यू पॉइंट का मतलब है कि वो बना कहाँ से है और उनकी क्लासेस कौन सी थी और उनकी क्लास की कंपोजिशन के अलावा क्लासेस का आपस के अंदर रिलेशनशिप क्या था, ये हमने देखा है, जो कि क्लास डायग्राम हमें बताती है, जो उसका स्टैटिक व्यू पॉइंट है। और जब हम डायनामिक व्यू पॉइंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती हैं और वर्किंग कैसे हो रही है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो वर्क कैसे कर रही है। तो ये हमारा कौन सा व्यू पॉइंट है, ये हमारा डायनामिक व्यू पॉइंट है, जिसके लिए हमें ज़रूरत है सीक्वेंस डायग्राम की या स्टेट डायग्राम की। और हमारे पास लेवल भी हैं। लेवल, व्यू पॉइंट के लेवल जो है वो डिज़ाइन पैटर्न यूजुअली हैव एन एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट लेवल और कंक्रीट लेवल। तो लेवल्स को ऑलरेडी हमने देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल का मतलब है कि आपके पास ऐसी क्लासेस जो कि हायरार्की के अंदर अपर आ रही हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट लेवल है, जैसे पेरेंट क्लासेस। और इसी तरह नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो हो सकती हैं जो उनका कंक्रीट लेवल या चाइल्ड क्लासेस हैं। तो ये दो तरह के व्यू पॉइंट और इसी तरह दो तरह हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न के लेवल्स। ओके, डिज़ाइन पैटर्न एग्जिस्ट कैसे करते हैं, डिज़ाइन पैटर्न की फॉर्म क्या है जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एक है डेलीगेशन और दूसरा है हमारे पास रिकरियन। ये इस तरह से हम डेलीगेशन और रिकरियन के ज़रिए हम डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। ओके, डेलीगेशन का बेसिक आइडिया क्या है। डेलीगेशन का मतलब है कि हम डेलीगेट करते हैं एक ऐसा काम जो कि एक पेरेंट क्लास का था, वो पेरेंट क्लास खुद नहीं कर रही बल्कि वो किसी और से डेलीगेट करवा के काम कर रही है। मतलब एक आपके पास एक फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास क्लाइंट फंक्शन है, तो आप उसको रिक्वायर्ड फंक्शन के साथ इमीडिएटली रिप्लेस नहीं कर रहे, रिक्वायर्ड फंक्शन के साथ, बल्कि आप क्या करते हो, दरमियान में एक इंटरमीडिएटरी फंक्शन जो है वो लेकर आते हैं। मतलब आपका ये क्लाइंट जो है ये खुद एक काम नहीं कर रहा बल्कि वो किसी एक इंटरमीडिएटरी फंक्शन के साथ वो काम करवा रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो डिज़ाइन पैटर्न है वो बेसिकली एज ए डेलीगेटेड क्लास भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्लाइंट फंक्शन जो आपने इमीडिएट फंक्शन कर दिया, इंटरमीडिएटरी फंक्शन जो है उसको कॉल करेगा, और जो इंटरमीडिएटरी फंक्शन है वो बेसिकली आपका जो रिक्वायर्ड फंक्शन की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करके देगा। तो ये आपके पास डेलीगेशन का बेसिक आइडिया। इसी तरह डेलीगेशन को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास ये हमारे पास क्लाइंट है और क्लाइंट की ये क्लास है डीपी इंटरफेस। डीपी इंटरफेस मतलब डिज़ाइन पैटर्न इंटरफेस, आपने क्लास का नाम रखा हुआ है। और इसी तरह इसका एक मेथड है जिसका नाम है इंटरफेस मेथड। और ये आपके जो क्लास है बेसिकली ये इनहेरिट कर रही है आपके डोर बेस को, और डोर बेस आपका फर्दर तीन और क्लासेस हैं, जिस तरह कंक्रीट डोर 1, कंक्रीट डोर 2 और इसको कंक्रीट डोर 3 हो सकता है, एंड सो ऑन।
इनको ये इनहेरिट कर रहा है, तो ये बेसिकली इनसे काम करवा के बेस क्लास को देगा, और बेस क्लास आपकी जो है वो क्लाइंट के लिए एज ए इंटरफेस के तौर से काम करेगी। तो डेलीगेशन जो है वो आप अपनी दूसरी क्लासेस से काम लेने को डेलीगेशन कह रहे हैं, और जो कि इंटरफेस के हो जाता है। जिस तरह जावा के अंदर इंटरफेस का कीवर्ड जो है वो इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड जो है आप इंटरफेसिंग के लिए यूज कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी फॉर्म थी डिजाइन पैटर्न की, जिसको हम रिकरियन कह रहे थे। रिकर्जन का मतलब यह है कि आपके पास एक क्लाइंट है और उसके पास एक रिकर्जन बेस क्लास है। अब ये रिकर्जन बेस क्लास में फर्दर दो क्लासेस बिल्कुल इनहेरिट हो रही हैं, जिसको नॉन रिकर्सिव है और एक रिकर्सिव है। अब ये रिकर्सिव क्लास बेसिकली एग्रीगेट होती है आप पेरेंट क्लास के साथ। तो ये वो रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह डू ऑपरेशन एग्रीगेट। अब ये डू ऑपरेशन नाउ जिस एग्रीगेट फंक्शन इज एक्चुअली रिकरिंग इन दिस डिजाइन पैटर्न। ओके, ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की, जहाँ जिसको हमने डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू जो है वो डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू अप्लाई किया है, और रिकर्जन को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हुए। तो ये हमारे पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो बेसिकली यूज़ करता है एम्प्लॉय की क्लास को, और इसी तरह इसके आगे ये इनहेरिट हो रही हैं दो क्लासें। एक हमारे पास इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, दूसरा हमारे पास सुपरवाइजर है, और ये इन दोनों को इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय। और यहाँ आपने देखा है कि जो सुपरवाइजर की क्लास है बेसिकली ये वो रिकर्सिवली कॉल हुई हुई क्लास है। आप ये देखिए कि एम्प्लॉय के अंदर जो मेथड था प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन का, इसी तरह सुपरवाइजर भी मेथड होल्ड कर रहा है प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन। और प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कैसे हमने इसको यूज किया है, प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन का मेथड सुपरवाइजर्स डॉट प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन एंड, और ये जो सुपरविजन है इट इज डन थ्रू प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन विच वाज कॉल्ड एंड विच वाज अप्लाइड इन पेरेंट क्लास प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आप रिकर्सिवली यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन पैटर्न में डिजाइन पैटर्न को, और यहाँ पे ये ऑर्गेनोग्राम को हम ऑर्गेनोग्राम के लिए हमने इसे अप्लाई किया है। ओके, ये लास्ट स्लाइड, यहाँ पे हम थोड़ा सा समरी देखते हैं। समरी हमने देखा है एक डिज़ाइन पैटर्न विच वर रिकरिंग डिज़ाइन सेटिस्फाइंग द रिकरिंग डिज़ाइन पर्पस, और हमने देखा है कि इसको हमने ये तीन तरह के हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न की टाइप्स हैं, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियर। और हमारे पास जो डिज़ाइन पैटर्न है उनके व्यू पॉइंट दो तरह के हो सकते हैं, विच आर स्टैटिक एंड डायनामिक, एंड टिपिकली क्लास मॉडल्स एंड सीक्वेंस डायग्राम्स रिस्पेक्टिवली, लाइक class model for static and sequence diagrams are for dynamic viewpoints. And similarly we also have gone through the delegation and recursion के डिज़ाइन पैटर्न जो है वो उसके किस तरह की फॉर्म हो सकती है, डिज़ाइन पैटर्न को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम उसे डेलीगेशन से या फिर रिकर्जन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।